हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का समामेलन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, अमेलगमेशन ऑफ कंपनी क्या होती है? अमेलगमेशन ऑफ कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होती है वह एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर? अमेलगमेशन ऑफ कंपनी किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक कंपनी यानी कि टू और मोर कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन, जब दो या दो से अधिक कंपनी का समापन होती है और एक नई कंपनी का निर्माण होती है, तो ऐसे केस को हम लोग अमेलगमेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सपोज एक आपका एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों सेम नेचर के कंपनी है। सेम नेचर मीन्स एक्स लिमिटेड भी मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वाई लिमिटेड भी मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। या ऐसे समझो, एक्स लिमिटेड भी टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करती है और वाई लिमिटेड भी करती है, यानी कि सेम नेचर की कंपनी है। या ऐसे समझो, एक्स लिमिटेड भी पेन का मैन्युफैक्चरिंग करता है और वाई लिमिटेड भी पेन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जब सेम नेचर का बिजनेस हो तो आपको यह नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा? उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। एक्स लिमिटेड इधर चाहती होगी कि भाई हम अधिक से अधिक सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। वाई लिमिटेड का भी इच्छा यही होगा। अब मैक्सिमम सेल करने के लिए तो भैया अपने को एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा लार्ज स्केल पे। तो एक्स लिमिटेड भी एडवर्टीजमेंट करता है अपने नाम से, उधर वाई लिमिटेड भी करता है। कुछ मार्केट पर कैप्चर एक्स लिमिटेड का है तो कुछ मार्केट पर कैप्चर वाई लिमिटेड का है। इन दोनों के बीच जो भी कंपटीशन होती है, कहा कि इस कंपटीशन को अवॉइड करो, समाप्त करो, और साथ में अपने आप को समाप्त कर लो। कहा भाई ये कौन सी बात हो गई? जब अपने आप को समाप्त कर लेंगे तो कंपटीशन भी तो समाप्ति हो जाएगी, तो सारा एक्टिविटीज बंद। हमारी कंपनी में कोई एक्टिविटीज नाम की चीज नहीं होगी। कहा ठीक समझे हो, बस यही करना है, तू भी समाप्त हम भी समाप्त, और दोनों आदमी मिल करके एक न्यू कंपनी का निर्माण करते हैं, इनकॉर्पोरेशन करते हैं न्यू नेम से। अभी एक्स लिमिटेड भी मार्केट में चल रही है, वाई लिमिटेड भी मार्केट में चल रही है। ये दोनों अपने आप को डिसाइड किया कि चलो हम भी अपना आइडेंटिटी लूज करते हैं, तुम भी अपना आइडेंटिटी लूज करते हो, यानी कि तू भी लिक्विडेशन करो हम भी लिक्विडेशन करते हैं, यानी कि समाप्त होते हैं और एक न्यू कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होगा एक्स वाई लिमिटेड। अब यहां पर यह मत समझ लेना कि ये पुराना एक्स वाई लिमिटेड पुराना नाम ही है। ये पुराना नाम नहीं है। पुराना नाम क्या था? एक्स लिमिटेड अलग है, वाई लिमिटेड अलग है। एक्स लिमिटेड अलग है, वाई लिमिटेड अलग है।
और एक जो न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसका नाम है एक्स वाई लिमिटेड। ये न्यू कंपनी है, ये आपका न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी है। ओके, और ये आपका ओल्ड, ये भी आपका ओल्ड, और इन दोनों का समापन हो गया, एक्स का भी और वाई का भी, और एक न्यू कंपनी का निर्माण हुआ एक्स वाई लिमिटेड। तो जब इस तरह से होती है तो इसको बोलते हैं अमेलगेमेशन ऑफ कंपनीज। यहां पर एग्जांपल में हम एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दो ही कंपनी लिए हैं। क्यों? क्योंकि टू और मोर वर्ड लगा हुआ है। व्हेन टू और मोर कंपनीज गो टू लिक्विडेशन, जब दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन होता है और एक न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो इसको बोलते हैं एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहां तक। जी सर। सर मान लिया जाए कि ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ओके, अभी ए लिमिटेड भी चल रही है और बी लिमिटेड भी चल रही है। ए लिमिटेड भी एग्जिस्ट करता है और बी लिमिटेड भी एग्जिस्ट करता है। दोनों सेम नेचर का कंपनी है। अगर ए लिमिटेड के बिजनेस को बी लिमिटेड अक्वायर कर लेता है तो ए लिमिटेड समाप्त हो जाएगी, और बी लिमिटेड आपका ऑलरेडी कंपनी है, कोई न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो रहा यहां पे। बी लिमिटेड क्या करती है, सिर्फ ए लिमिटेड को अक्वायर कर लेता है, ले लेता है, और ए लिमिटेड नाम से जो चल रहा था उसको समाप्त कर देता है। तो यहां पे तो एक ही कंपनी है, एक कंपनी का समापन हो रहा है और वो किसी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी में जाके इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहती है कि एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप एमलगेमेशन का भी क्वेश्चन देखेंगे और एब्जॉर्प्शन का भी क्वेश्चन देखेंगे। हम कोई अंतर करने नहीं जा रहे हैं। एमलगेमेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। क्लियर यहां तक? ओके, तो एमलगेमेशन भी समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया। एमलगेमेशन में हमने क्या बताया कि दो कंपनी, कम से कम दो कंपनी का समापन होगा और एक न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा न्यू नेम से। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या बताया कि दो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें से एक का समापन होगा और जिसका समापन होगा वो दूसरे में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, वो दूसरे में जाके क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अब हम आपको थ्योरी समझाते हैं। एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज। एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज, एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट कर रहा है अभी, कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन, क्या हो रहा है, समापन हो रहा है, एंड ए न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, और एक न्यू कंपनी का निर्माण हो रही है, टू टेक ओवर देयर बिजनेस मीन्स इस दो या दो से अधिक कंपनी के बिजनेस को अक्वायर करने के लिए ही इस न्यू कंपनी का निर्माण हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे एमलगेमेशन ऑफ कंपनीज। ओके, हिंदी में हो या इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, एक कंपनी का समापन हो रहा है, होने जा रहा है, और अदर एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, एक और दूसरा कंपनी है होने वाला, निर्माण होने वाला नहीं है, कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक देयर बिजनेस, यानी कि जो पहला कंपनी है जिसका समापन होने जा रहा है उसके बिजनेस को अदर कंपनी यानी कि दूसरी कंपनी अक्वायर कर लेगी। ओके, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर सेम। दैट्स इट, यही चीज तो हम अभी समझाए हैं। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं फिर हम उसी पर। अब यहां पे जिस कंपनी का समापन हो रहा है, जिस कंपनी का समापन हो रहा है और जिस न्यू कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, किस नाम से जानेंगे? क्या बोलेंगे उसको? जो ओल्ड कंपनी है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरर कंपनी, सॉरी ट्रांसफेरर कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफेरर कंपनी। ये भी आपका ट्रांसफेरर कंपनी है। लेकिन जिस कंपनी का अभी अभी नया नया इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको बोलेंगे ट्रांसफेरी कंपनी। क्या बोलेंगे? ट्रांसफेरी कंपनी। क्लियर हो गई? अब यहां पर यह बात है, यहां पे 3 बंदा हो गया जिसमें से 2 बंदे का मौत हो रहा है और 1 बंदे का जन्म हो रहा है। जिस बंदे का मौत हो रहा है उसके बिजनेस को अक्वायर कर रहा है वो बंदा जिसका जन्म हुआ है। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में ही ट्रांसफेरी कंपनी को ट्रांसफेरर कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटीज मिल जाएगा? नहीं। इसके लिए पेमेंट करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। अब कितना पेमेंट करना होगा वो तो कैलकुलेशन की बात है, ओके, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। आइए, ओके, सो मेन डेफिनेशन में चलते हैं। कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है ट्रांसफेरर कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी वो कंपनी होती है जिसका लिक्विडेशन हो रहा है, जो दूसरे कंपनी में जाके मिल रहा है। द कंपनी व्हिच इज अमेलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी इज नॉन एज वेंडर कंपनी। तो एक्स लिमिटेड है, जिस 2 बंदे का मौत हो रहा है उसको और नाम से जाना जाएगा। एक तो ट्रांसफेरर कंपनी बता दिए, दूसरा वेंडर कंपनी के नाम से जाना जाता है और तीसरा अमेलगमेटिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है। 3 नाम हो गया। कितने नाम? 3 नाम हो गया। एक आपका ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी जो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड था जिसका मौत हो रहा है, और दूसरा वेंडर कंपनी के नाम से जानते हैं, तीसरा अमेलगमेटिंग कंपनी के नाम से जानते हैं। ट्रांसफेरी कंपनी वो कंपनी जिसका नया नया इनकॉर्पोरेशन हुआ है। द कंपनी इनटू व्हिच ए ट्रांसफेरर कंपनी इज अमेलगमेटेड। ट्रांसफेरर कंपनी का अमेलगमेटेड हुआ है जिस कंपनी में, उसको बोलते हैं ट्रांसफेरी कंपनी, यानी कि न्यू कंपनी। इट इज नॉन एज परचेजिंग कंपनी, नाम ही स्पष्ट है, उसका दूसरा नाम परचेजिंग कंपनी। जो न्यू बच्चा जन्म लिया है, जिस 2 बंदे का मौत हुआ है उसका एसेट्स और लायबिलिटी न्यू बच्चा ले रहा है, तो वो परचेज कर रहा है कहीं ना कहीं। परचेजिंग कंपनी और अमेलगमेटेड कंपनी के नाम से जानते हैं, अमेलगमेटेड कंपनी के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल। कंसीडरेशन अभी जस्ट समझाएं कि ट्रांसफेरी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी को अक्वायर करने के लिए जितना पेमेंट करता है उसको बोलते हैं कंसीडरेशन, मींस परचेज कंसीडरेशन, मींस परचेज कंसीडरेशन। फिर से समझ लो,
ट्रांसफेरर कंपनी को अक्वायर करने के लिए जो पेमेंट किया है, जो पेमेंट करेगा, उसको बोलेंगे परचेज कंसीडरेशन। और ये पेमेंट कौन कौन से मोड में हो सकता है? जैसे हम लोग सब्जी के दुकान पे जाते हैं या किराना दुकान में जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए, तो पेमेंट करने का मोड होता है, या तो कैश निकाल के दे दो, या यूपीआई से पेमेंट कर दो, या चेक काट के दे दो, ये सब मोड होती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इसका अपना मोड है। ये पेमेंट या तो शेयर में देगी, शेयर बोले तो इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर, या तो डिबेंचर में देगी या कैश में देगी। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। कंसिडरेशन फॉर द अमलगेमेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स and other securities means debenture issued, and the payment made in the form of cash or other assets में भी पेमेंट कर सकती है by the transferee company to the shareholders of transferer company। किसको? शेयर होल्डर को। अच्छा, शेयर होल्डर से अपने को याद आया कि सर शेयर होल्डर को ही क्यों पेमेंट करेंगे? कोई रीजन है? हाँ, अरे कंपनी का मालिक ही तो होता है शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, उसी को तो पेमेंट करोगे। हो तो गया आप क्या? क्लियर? ओके, तो कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन समझ में आ गया। चलो, फेयर वैल्यू क्या है? उचित मूल्य इसको बोलते हैं, उचित मूल्य बोलते हैं। फेयर वैल्यू मीन्स जिस एसेट्स को बेचने वाला बेच रहा है और परचेज करने वाला परचेज कर रहा है, उस दोनों को उचित मूल्य के बारे में पता होना चाहिए, फेयर वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लो कि हम ये पेन सेल कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि 10 रुपया में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि 10 रुपये में, हाँ ठीक है। यानी कि दोनों पार्टी सहमत होना चाहिए, वेंडर कंपनी भी और परचेजिंग कंपनी भी। ओके, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर व्हिच एन एसेट संपत्ति की बात हो रही है, कुड बी एक्सचेंज बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग बायर, जो खरीदने वाला है उसको भी, एंड ए नॉलेजेबल विलिंग सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन करने वाला है उन दोनों को पता होना चाहिए कि हाँ ये उचित मूल्य है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, जो सबको उचित लगे, यानी कि दोनों को उचित लगे कि हाँ भाई सहमत है दोनों, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। नाउ एमलगेमेशन ऑफ कंपनी में कम से कम 2 कंपनी का लिक्विडेशन होता है और एक न्यू कंपनी न्यू नेम से इनकॉर्पोरेट हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और निर्माण इसलिए हो रहा है कि जो ये 2 कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है उसी को ये अक्वायर करेगी और नए नाम से मार्केट में छा जाएगी। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा? आखिर ऐसा ये दोनों कंपनी क्यों की? कुछ तो होगा रीजन, कुछ तो रीजन होगा। ऐसा ये दोनों कंपनी क्यों की, क्या रीजन है, देखते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा उसको मिलेगा, क्या नुकसान होगा। तो यहां पे हम एडवांटेज की भी बात करेंगे और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। ध्यान से समझे। इकोनॉमिक, यानी कि शॉर्ट में हमने यहां पे लिख दिया रिड्यूस एक्सपेंसेज। ये दोनों कंपनी जब तक जिंदा थी तब तक ये खूब एडवर्टीजमेंट पे खर्च, ये प्रमोशन वो प्रमोशन वगैरह वगैरह पे खूब खर्च किया, फालतू का खर्च। अब ये दोनों एक हो गया तो दोनों का खर्च बच गया, ये फालतू का खर्च नहीं होगा, तो रिड्यूस एक्सपेंसेज। सेकंड, कंपटीशन क्या हो गया? ओवर। जब दोनों कंपनी मर गई तो आप क्या हुआ, दोनों के बीच कंपटीशन समाप्त हो गई। कंट्रोल ऑन बिजनेस, अब जमकर कंट्रोल होगा। न्यू कंपनी जो बना है, न्यू कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है,
उस पर, क्योंकि अब दोनों मिल के अब क्या समाप्त हो गया था, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसका शेयर होल्डर भाग जाएगा, इसका शेयर होल्डर भाग जाएगा, नहीं, यही शेयर होल्डर इसमें भी आएगा। अब कंट्रोल करने में अच्छा होगा, मोर एंड मोर कंट्रोल ऑन बिजनेस, क्योंकि एक ही कंपनी अब बचा, दो समाप्त हुआ एक बना, एक पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। मोर प्रोडक्शन, अच्छा अलग अलग पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, अब एक हो गए तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, सारे रिसोर्सेज एक जगह यूज होगा। ओके, इजी इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। अब अलग अलग जब दोनों थी तो दोनों का अलग अलग दिमाग लग रहा था, दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल था, चैन था, डिस्ट्रीब्यूशन चैन था। अब दोनों समाप्त हो गई, एक हो गई, तो अब चलो भैया हो गया, तब एक में लगा दो, इजी हो जाएगा ये। कंट्रोल ओवर मार्केट, अच्छा जब दोनों अलग अलग थी तो कुछ मार्केट पर ये कैप्चर किया हुआ था तो कुछ मार्केट पे ये कैप्चर किया हुआ था, अब दोनों का लिक्विडेशन हो गया, अब एक न्यू कंपनी हुई तो पूरे मार्केट पे कैप्चर ये करेगा और मोनोपोली हो जाएगी। अब 1 रुपया बढ़ाकर भी सेल करेंगे तो कोई कंपटीशन में नहीं है, मोनोपोली कुछ ना कुछ क्रिएट हो गया, दैट्स इट। तो ये एडवांटेज है। आपसे एग्जाम में भी ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह का क्वेश्चन बच्चे से हम पूछें कि इसका नॉलेज है या नहीं। सर क्या क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अमेलगेमेशन ऑफ कंपनीज, अमेलगेमेशन ऑफ कंपनीज से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो शॉर्ट हो गया, अगर इसको लॉन्ग लॉन्ग में अगर पूछे तो क्या पूछेगा, इसमें और ऐड कर देगा, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय अमेलगेमेशन ऑफ कंपनीज, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट मीन्स एडवांटेज, डिमेरिट मीन्स डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन कर देना है। तो जो पॉइंट अभी हम बताए हैं उसके बारे में आराम से 2 पॉइंट तो जरूर लिख सकते हो, मतलब 2 पॉइंट नहीं 2 लाइन तो जरूर लिख सकते हो गया, बल्ले बल्ले है तो क्लियर। नाउ डिसएडवांटेज हम लोग देख ले कि अगर ये दोनों कंपनी का लिक्विडेशन हुआ इससे क्या हानि हो सकता है, इसका क्या डिमेरिट हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। ओके, मैनेजरियल प्रॉब्लम हो सकता है। मैनेजरियल प्रॉब्लम मीन्स जब तक ये दोनों कंपनी थी तब तक अपना अपना मैनेजरियल बॉडी था, ये अपने तरीके से डिसीजन लेता था, डिसीजन मेकिंग का काम करता था, प्लानिंग करता था, स्ट्रेटजी बनाता था, और ये अपने तरीके से। अब दोनों एक हो गया है तो दोनों का मैनेजरियल बॉडी एक हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि दोनों जो पहले से था उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ असमानता होगी, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन निकल जाए या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाए, ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो कि कल तक हम दोनों आदमी, हम और आप डिसीजन लेते थे और तीसरा आदमी आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। नन कोऑपरेशन हो सकता है, एक दूसरे को कोई कोऑपरेट ना करता हो, ना करे, लॉस सहना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। ओके, इंक्रीज इन प्राइस, अब दो थी तो कंपटीशन था, कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस कम था, अब दोनों एक हो गया है तो मोनोपोली आ गया, प्राइस बढ़ा सकता है। ओके, ये कंट्रोल ओवर सप्लाई, सप्लाई जो करेंगे उस पर कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो जाए। कोई बोलेगा इधर पहले से सप्लाई करो, कोई बोलेगा इधर सप्लाई करो, तो ऐसे केस में थोड़ा सा उलझन आ जाती है। ओके, ओवर कैपिटलाइजेशन, पहले दो थी तो इसका अपना कैपिटल, इसका अपना कैपिटल, दोनों लिक्विड का लिक्विडेशन हो गया, आप न्यू एक बना, उसमें दोनों का कैपिटल आके यहां पर हो गया, हो सकता है ज़्यादा कैपिटल हो गया हो। अब ज़्यादा कैपिटल तो भैया कैंसर के समान,
फालतू में अपने बिजनेस में कैपिटल एक्सेस रखना मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि ब्याज आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे फालतू का। ओके, हार्मफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये हार्मफुल होता है। अब मान लो कि ये दोनों दो कंपनी पहले थी, तो उसी समय स्मॉल जो ट्रेडर्स है उसका सीटीपीटी गुम होता होगा, रहता होगा। अब तो ये दो मिल करके एक का निर्माण किया, अब बोलो उस स्मॉल ट्रेडर्स का क्या हाल होगा, नुकसान होगा। क्लियर? तो ये हमारा डिसएडवांटेज था। आइए, टाइप्स ऑफ एमलगमेशंस। टाइप्स ऑफ एमलगमेशन यानी कि एमलगमेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एमलगमेशन ऑफ कंपनीज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज? तो एमलगमेशन ऑफ कंपनीज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट नंबर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी कि एक मर्जर नेचर का होता है और एक परचेज नेचर का होता है। एक मर्जर नेचर का होता है और एक परचेज नेचर का होता है। अब मर्जर नेचर किसको बोलेंगे और परचेज नेचर किसको बोलेंगे? ओके, तो कहा कि देखो, मर्जर नेचर पहले समझ लो, पहले मर्जर नेचर समझ लो, उसके बाद परचेज नेचर समझ लेना। अगर मर्जर नेचर समझ में आ गया तो फिर परचेज नेचर 1 सेकंड लगेगा समझने में, क्लियर हो जाएगी। कहा कि देखो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये अमलगमेशन मर्जर नेचर का उसी समय समझा जाएगा जब ये 5 के 5 कंडीशन को फुलफिल करता हो। इसके लिए 5 कंडीशन रख दिया, 5 के 5 कंडीशन को फुलफिल करता हो। अगर इस 5 में से एक भी कंडीशन स्किप होता है, फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वह अमलगमेशन समझा जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्लियर? नहीं समझ में आया, फिर से समझा दें। अमलगमेशन दो तरह के, एक मर्जर एक परचेज। कहा कि मर्जर होने के लिए 5 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। ये 5 के 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो चाहिए, एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। अगर सर इस 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वह कहलाएगा परचेज नेचर का। सिंपल। ओके, अब आते हैं। तो कहा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज एन अमलगमेशन which satisfies all the following condition, सारे के सारे कंडीशन फुलफिल करता हो तो इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या सब है फटाफट बता देते हैं। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज किसका? ट्रांसफेरर कंपनी, जिसका मौत हो रहा है कंपनी। बिकम आफ्टर अमेलगमेशन, अमेलगमेशन के बाद ये सारा का सारा एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफेरी कंपनी का हो जाना चाहिए, मीन्स न्यू कंपनी का। एक कंडीशन। पहला क्या कहा कि ट्रांसफेरर कंपनी का जितना एसेट्स और लायबिलिटी है वह ट्रांसफेरी कंपनी का हो जाए अमेलगमेशन के बाद। दूसरा कंडीशन दिया गया कि शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का 90% से कम, से कम इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू का 90% से कम अगर न्यू कंपनी होल्ड करता है शेयर, तो वो परचेज का हो जाएगा। अगर 90% से ज्यादा है या 90% है तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वही चीज तो यहां पर लिखा है,
शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90%, 90% से कम इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू का होल्डर नहीं किया हो न्यू कंपनी। ओके, इसमें अदर देन लिख दिया है। ओके, अदर देन द इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयर इन, जो पहले से परचेज कर रखा है न्यू कंपनी। ओके, ले रखा है इमीडिएटली बिफोर द अमेलगेमेशन, अमेलगेमेशन से पहले, बाय द ट्रांसफेरी कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी। तो जो न्यू कंपनी है उसका हो सकता है कोई सब्सिडियरी कंपनी हो। ओके, तो इसके द्वारा पहले से जो शेयर रखा हुआ है उसको छोड़ करके 90%, कम से कम 90% इक्विटी शेयर न्यू कंपनी होल्ड करेगी। ओके, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर कहता है द कंसिडरेशन फॉर द अमेलगेमेशन, कंसिडरेशन से मतलब परचेज कंसिडरेशन, न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को कितना में लिया। ओके, रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफेरर कंपनी हु एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफेरी कंपनी is discharged by transferee company wholly by the issue of equity share in the transferee company, except that cash may be paid in respect of any fractional share। अब इसको समझना, अच्छे से समझाते हैं, टेंशन मत लो। ओके, ये कहता है कि जिस कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है उस कंपनी को न्यू कंपनी पेमेंट करेगी परचेज कंसिडरेशन का। सीधी सी बात है, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी। मान लो 1-1 करोड़ में लिया ये न्यू कंपनी, दोनों ओल्ड कंपनी को 1-1 करोड़ में लिया, 2 करोड़ में, तो 2 करोड़ हो गया परचेज कंसिडरेशन। और इस परचेज कंसिडरेशन का अगर न्यू कंपनी पेमेंट करती है ओनली इक्विटी शेयर में, किसमें, इक्विटी शेयर में, तो इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर इक्विटी शेयर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे मान लिया जाए एक्स लिमिटेड, यानी कि इस दोनों ओल्ड कंपनी को यह बोला गया कि आ जाओ हमारे कंपनी में, 2 इक्विटी शेयर के बदले में हम तुमको 3 इक्विटी शेयर देंगे। 2 इक्विटी शेयर के बदले में हम तुमको 3 इक्विटी शेयर देंगे। एक्स लिमिटेड को बोला, ये एक्स वाई लिमिटेड जो न्यू कंपनी है, एक्स वाई लिमिटेड, कहा कि इस कंपनी के सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 इक्विटी शेयर के बदले में यहां पे हम 3 इक्विटी शेयर देंगे। कहा ठीक है। अगर मान लिया जाए एक शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड में जिसके पास मात्र 7 इक्विटी शेयर है, कितना, 7 इक्विटी शेयर है, तो उसको एक्स वाई लिमिटेड में कितना शेयर मिलेगा, तो 2 के बदले में 3, तो 6 के बदले में 9, 6 के बदले में 9, और 1 के बदले में कुछ नहीं, 1.5। नहीं समझ में आया, शायद नहीं समझ में आया ना, मे भी नहीं समझ में आया। चलो, 2 के लिए 3 मिल रहा है, तो 6 के लिए कितना मिलेगा, 9। फिर इसमें बच जाता है 1 शेयर, इस 7 में 1 शेयर बच जाता है, उस 1 के बदला में तो 1.5 मिलना चाहिए, 1.5 तो मिलना चाहिए शेयर। तो 1.5 है, पॉइंट के बाद जो 5 है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। एक तो सॉलिड शेयर इसको मिल जाएगा, लेकिन 0.5 है उसके लिए पेमेंट करेगी इन कैश में, किसमें, इन कैश में। कैश में बी पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर। ये समझ में आ गया, क्लियर। ओके, चौथा नंबर कंडीशन है द बिजनेस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफेरर कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी मीन्स जिस कंपनी का समापन हो रहा है और एक न्यू कंपनी का निर्माण हो रहा है, तो समाप्त, जिसका मौत हो रहा है उसको ट्रांसफेरर कंपनी बोलते हैं। ट्रांसफेरर कंपनी इज इंटेंडेड टू
बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमेलगेमेशन, अमेलगेमेशन के बाद ये इंटेंडेड होना चाहिए, यानी कि प्रवृत्ति मतलब आप उसके मनसा होना चाहिए कि जिस कंपनी का समापन हुआ है उसके बिजनेस को हम लोग कैरी रखें, चालू रखें, बंद नहीं करना है प्रोडक्शन, सब सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा ऊपर ऊपर, बस ऊपर ऊपर नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर? अमेलगेमेशन कहाँ गया, हाँ, बाय द ट्रांसफेरी कंपनी, क्लियर, चालू रहना चाहिए। अमेलगेमेशन के बाद ट्रांसफेरर कंपनी चालू होना चाहिए, फर्क यही है कि उस नाम से अब नहीं चलेगी, उसके बिजनेस को कैरी रखेगा लेकिन उस नाम से नहीं चलेगा, न्यू नाम से चलेगा। ओके, 5 नंबर पॉइंट है, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यूज of the assets and liabilities of the transferor company when they are incorporated in the financial statement of the transferee company except to ensure uniformity of accounting policy। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समानता, ध्यान से सुनो। कहा कि देख, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ठीक है, तेरा हम बिजनेस अक्वायर कर लिए, सारा एसेट्स लेंगे और सारा लायबिलिटी लेंगे, और ये न्यू कंपनी में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो तुम्हारे एसेट्स और लायबिलिटी में का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू हम अपने बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। यही कहता है आपसे, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, बशर्ते एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई असमानता नहीं हो, यूनिफॉर्मिटी ना हो। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट है। अगर ये 5 के 5 कंडीशन एमलगेमेशन एडॉप्ट करता है, अगर एमलगेमेशन इस 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर इस 5 में से एक या एक से अधिक, हम तो कहते हैं एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दैट्स इट, समाप्त हो गई बाबूजी। क्लियर? तो एमलगेमेशन, टाइप्स ऑफ एमलगेमेशन क्लियर हो गया। 5 कंडीशन है, 5 के 5 कंडीशन फुलफिल हो गया, मर्जर। एक भी छूट रहा है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, परचेज। दैट्स इट। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, amalgamation in the nature of purchase। amalgamation in the nature of purchase is an amalgamation which does not satisfy any one or more of the condition specified in A का मतलब यहां से है भाई, A का मतलब यहां से है, इस A से है। इस A में 5 कंडीशन दिया हुआ है, अगर इस 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो परचेज नेचर का हो जाएगा, ए अब दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में अच्छा एसेट्स, चलो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। परचेज कंसीडरेशन अब बचा। एमलगेमेशन में परचेज कंसीडरेशन का मीनिंग क्या होता है, कितने तरीके से निकाला जाता है, और ये बड़ा सिंपल है परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन करने का। 3 तरीका है, तीनों तरीका एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। न्यूली फॉर्म्ड कंपनी मीन्स ट्रांसफेरी कंपनी, जिसका नया निर्माण हुआ है, pays a certain consideration for taking over the business of amalgamating companies। amalgamating company means 2 or more company go into liquidation। जिस कंपनी का समापन हो रहा है, 2 या 2 से अधिक कंपनी जिसका समापन होने जा रहा है, उसको बोलते हैं amalgamating कंपनी, मीन्स ट्रांसफेरर कंपनी। और ट्रांसफेरी कंपनी
जिसका निर्माण हुआ है, न्यू इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ये बंदा न्यू कंपनी इस ओल्ड कंपनी को पेमेंट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। दैट्स इट, परचेज कंसिडरेशन कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये न्यू कंपनी इस ओल्ड कंपनी को पेमेंट करेगा इक्विटी शेयर में, प्रीफरेंस शेयर में, डिबेंचर्स में ऑफ द न्यू कंपनी, और कैश में भी पेड कर सकता है इफ रिक्वायर है तो, इफ रिक्वायर है तो। दैट्स इट। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करने के 3 मेथड्स हैं। एक नेट एसेट्स मेथड, दूसरा है नेट पेमेंट मेथड्स, और तीसरा है शेयर प्रोपोर्शन मेथड। एक एक करके हम आपको समझा दें। नेट एसेट्स मेथड में आ जाओ। नेट एसेट्स मेथड, ट्रांसफेरर कंपनी का, ट्रांसफेरर कंपनी का टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज जो आएगा उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे पीसी, परचेज कंसिडरेशन, उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। समाप्त हो गई ना भाई। किसका एसेट्स? ट्रांसफेरर कंपनी का, जिस कंपनी का समापन हो रहा है। किसका लायबिलिटी? ट्रांसफेरर कंपनी का, जिसका समापन हो रहा है। सारे एसेट्स में से सारे लायबिलिटी को लेस कर देगा, आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स मेथड कहता है यही, दैट्स इट। नेट पेमेंट मेथड कहता है कि भाई न्यू कंपनी कहता है मुंह खोल कितना लेगा तू, मुंह खोल कितना लेगा तू, सीधे बोलो कितना लोगे। नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर में जितना पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर में जितना पेमेंट किया, डिवेंचर में जितना पेमेंट किया, कैश में कुछ अगर पेमेंट किया, तो सारे के टोटल को बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। और ये परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से होता है, इसको बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। ओके। शेयर प्रोपोर्शन मेथड, इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर होल्डर से बोला गया कि देख भाई बात ये है, तू कंपनी का मालिक है। हाँ हाँ, कंपनी का तो मालिक हूं मैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर हूं मैं। तो बात ऐसा है कि आजा तू मेरे तरफ। बोला ऐसे कैसे आ जाए, हम यहीं पर खुश हैं। कहा नहीं नहीं खुश नहीं है तू, यहां पे आ जा। तू एक्स लिमिटेड है। कहा हाँ। अच्छा तुम अपना कंपनी समाप्त कर, तू मेरे कंपनी में न्यू कंपनी का निर्माण कर रहे हैं एक्स वाई लिमिटेड, उसमें आ जा। कहा कि क्यों आ जाए, क्या फायदा। कहा अच्छा देख कितना शेयर है तुम्हारा यहाँ पे, तो इतना है। देख 2 शेयर के बदले में हम तुमको यहाँ पर 5 शेयर देंगे। अच्छा सेम वैल्यू का। अच्छा हाँ, 2 शेयर के बदले में हम तुमको 5 शेयर देंगे, आजा। कहा ठीक है। तो 2 शेयर के बदले में 5 शेयर दिया गया। 5 शेयर का जो वैल्यू होगा वही होगा परचेज कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर प्रोपोर्शन मेथड। अब एक एक करके रीड कर दे, तीनों का यहां पर दिया हुआ है, डेट्स समझ लेंगे। नेट एसेट्स मेथड मींस परचेज कंसिडरेशन शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कहते हैं कैलकुलेट करने का ये 3 तरीका दिया गया है। सबसे पहले कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स ले लो, ओके, टुक ओवर एट सर्टेन स्पेसिफिक एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पर लेना है वो ले लो, बाय द न्यू कंपनी ले लिया। ऑल द ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी का कहा। उसके बाद फिर एक एग्रीड वैल्यू पर उसका लायबिलिटीज ले लो, ट्रांसफेरर कंपनी का ले लिया। अब उसके बाद उसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। वही तो कहा टोटल एसेट टेकन ओवर माइनस टोटल एसेट्स
टेकन लायबिलिटी, आगे आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। वही चीज़ यहाँ पर समझाए थे। नेट पेमेंट कहता है कि अरे भैया इस मेथड में तो कुछ है ही नहीं है। टू परचेज कंसिडर अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन is the total of shares, debenture, cash which are to be paid for the claim of equity and preference shareholder of the transferor company। ट्रांसफेरर कंपनी के शेयर होल्डर को जितना पेमेंट किया गया, जितना क्लेम कर रहा है वो पेमेंट लेने के लिए, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। दैट्स इट। वो क्लेम करेगा तो वही तो हम बोल रहे हैं, भैया मुंह खोलो कितना लेगा, इतना लेगा, हो गया परचेज कंसिडरेशन। वही शेयर प्रॉपर्शन मेथड में आ जाओ। ये कहते हैं अंडर दिस मेथड वन शेयर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी का एक शेयर के बराबर कितना ट्रांसफेरी कंपनी दे रहा है, गेट हाउ मच शेयर इन ट्रांसफेरी कंपनी, दैट्स इट। कहा एक शेयर के बराबर 3 शेयर ट्रांसफेरी कंपनी में मिलेगा। एक शेयर के बराबर यानी कि एक शेयर है ट्रांसफेरर कंपनी का, तो उसको ट्रांसफेरी कंपनी में 3 शेयर मिलेगा। इस तरह से एक्सचेंज होता है, जिसको बोलते हैं शेयर प्रॉपर्शन मेथड। क्लियर? तो आज के लिए ये हमारा थ्योरी हो गया। ये थ्योरी आज हम लोग समझे। और देखो हिंदी और इंग्लिश इस पे दिमाग अपने को नहीं दौड़ाना है ना। इंग्लिश है, इंग्लिश को हमने ट्रांसलेट कर करके हिंदी में समझा दिया। इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दो, आगे काम देगा। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए हिंदी तो आता ही है, तो हिंदी में तो लिख दोगे। क्लियर? चलिए ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही।